हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। तो जैसा कि इस फ्री लीगल सीरीज के अंदर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया है। हमारे इससे पहले 2 लेक्चर्स हम ले चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा था, एंड सेकेंड में हमने उसी का एक पार्ट दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन, जिनके हमने पहले 2 लेक्चर्स के अंदर भी बहुत बार बात की है, रेफरेंस दिया है, दैट इज और सेक्शन 10, जो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम बोल सकते हैं, जिसकी एक बेस है। वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 10, जहां पर क्या बताया जाता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। इसी तरीके से हम इसमें एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले ये हमारा जो बेयर एक्ट का प्रोविजन है, वो प्रोविजन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है? व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगेन इस लेक्चर में भी मैं आपको वही बताऊंगी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्री रिक्विजिट है आपका अग्रीमेंट होना। तो अब कौन से, क्योंकि अगर कोई अग्रीमेंट है और वो सेक्शन 10 के एलिमेंट्स फुलफिल करेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो अग्रीमेंट की स्टेज पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो सेक्शन क्या कहता है हमारा? ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फर्स्ट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, सेकंड competent to contract, third lawful consideration, fourth lawful object and not hereby expressly declared to be void। सो हमारे सेक्शन ने एक्सप्रेसली हमें 5 सिचुएशंस बताई हैं, 5 ऐसे एलिमेंट्स बताए हैं जो अगर फुलफिल होंगे तो हमारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो मीन्स ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स। जरूरी नहीं है क्योंकि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक की स्टेज तक पहुंचे। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारे पास आता है एक प्रोविजो। ये क्या बोलता है? नथिंग हियर इन कंटेन्ड शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपीट बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये क्या बोलता है? प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, यानी कि इसके ऊपर हमारा जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, या जो कंपलसरी है टू बी इन राइटिंग, या कोई भी ऐसा लॉ, चाहे वो इंडिया का हो या बाहर का कोई लॉ हो जो रजिस्ट्रेशन से डील कर रहा है हमारा, तो उस पर ये चीज अप्लीकेबल नहीं होगी। उसके लिए कंपलसरी है कि वो रजिस्टर्ड हो, वो राइटिंग में हो, जैसे कि विल। सो विल आपका रिक्वायर्ड है कि वो राइटिंग में होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सो इस तरीके से ये हमारा एक प्रोविजो पार्ट है। ठीक है, सो ये आपका जो पोर्शन है ये आपका है बेयर एक्ट के अंदर जो सेक्शन 10 बोलता है वो। अब हम इसको थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब असेंशियल एलिमेंट्स की। जैसे कि हमने पढ़ा हमारे सेक्शन में ये 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो आज का लेक्चर है वो आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको पता रहेगा कि हम आगे वाले किस किस एलिमेंट को डील करेंगे। हर एक एलिमेंट के लिए हर एक डीप लेक्चर अवेलेबल रहेगा, पर उससे पहले आपका ये काम है कि आपको इन सभी के सेक्शन नंबर के साथ हर एक एलिमेंट को अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ही डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एलिमेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है। सो फ्री कंसेंट जो हमारा सेक्शन नंबर 14 डील करता है, जहां पर बताए गए हैं एक्सप्रेसली कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं जो बोलता है कि अगर कंसेंट इन इन चीजों से अफेक्ट होगी तो हम उसको फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। इसी के साथ साथ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा सेक्शन नंबर 11 डील करता है। देन लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट दोनों ही हमारा सेक्शन नंबर 23 डील करता है। एंड फाइनली नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक के अंदर हमें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है, या हम कह सकते हैं उन अग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है जो क्या होंगे? वॉइड होंगे। अगर वो अग्रीमेंट ही वॉइड है तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए कि कब हम अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, कब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। फाइन, सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले जो सेक्शन के अंदर जैसे हमने बाइफर्केशन पढ़ा था, ठीक है, हम उसी में अपनी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट से भी पहले हमारे पास किस वर्ड को हम डील कर लेते हैं? कंसेंट वर्ड को। कंसेंट वर्ड हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 13 में डिफाइंड है, जो क्या बोलता है कि दो पर्सन
किसी चीज पर सेम थिंग पे सेम सेंस के अंदर अग्री करेंगे तो वो क्या बोलेंगे हम, कंसेंट, यानी कि सेम थिंग सेम सेंस में अग्री करना। ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट और आईपीसी का बेयर एक्ट आपको दूंगी। आपने क्या बोला, आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है मैम, हम आपके एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईपीसी का बेयर एक्ट परचेज करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो आपको कम्युनिकेट कर चाह रही हूँ वो ही आप समझ रहे हैं, तो ये हो गया आपका कंसेंट कि ठीक है हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। पर मैंने आपको बोला आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आपने बोला आईपीसी लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वहां पर क्या है, हमारी टर्म्स म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां अगर आप एक्सेप्टेंस देंगे भी तो वो आपकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सो ये हमारे पास आ गया सेक्शन नंबर 13 के अंदर कंसेंट। अब हम सेक्शन 14 पे जब मूव करते हैं तो वहां बताता है कि कब हमारी कंसेंट क्या मानी जाएगी, फ्री मानी जाएगी। तो ये जो भी आपको मैंने चार्ट दिया है इसमें इंडिविजुअली अभी मैं सिर्फ आपको एक जो लिटरल मीनिंग कह सकते हैं हम वो एक्सप्लेन करूंगी। इनको हम इन डीप विद एग्जाम्पल्स विद केस लॉज वगैरह फर्दर लेक्चर्स में डील करेंगे जब इनके रेस्पेक्टिव लेक्चर्स शेड्यूल होंगे। फाइन। सो अब हम क्या बोलते हैं, कंसेंट नॉट अफेक्टेड बाय, अगर ये एलिमेंट्स से कंसेंट अफेक्टेड नहीं है तब हम मानेंगे कि कंसेंट क्या है, वैलिड कंसेंट है, फ्री कंसेंट है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 15 बताता है कोर्सन। कोर्सन का मतलब क्या होता है, प्रपीड़न, यानी कि अगर आपको डरा धमका के किसी ने कंसेंट ली है, सपोज मैंने आपके सर पे रख दी बंदूक और मैंने आपको बोला कि आपको ये काम करना ही होगा, तो वहां क्या है, आप डर में हैं, आप प्रपीड़न के डर में हैं, तो आप कि वो जो अगर आप उस टाइम कंसेंट देंगे, अगर आप उस अग्रीमेंट को साइन भी करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो वहां आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सेकेंड आता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब जब दो पार्टीज के अंदर एक पार्टी ऐसे एक्टिव कॉन्फिडेंस के अंदर है कि वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के आपको इन्फ्लुएंस करने की पावर रखती है। जैसे मैं टीचर, आप स्टूडेंट, तो यहाँ क्या टीचर आपसे एक पोजीशन में ऊपर है, ठीक है, मेरे पास वो पावर है कि मैं अपनी पावर का यूज करके आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तो अगर उस टाइम पर मैं आपके साथ किसी भी ऐसे अग्रीमेंट में एंटर होती हूँ जहां आप ये प्रूव करते कि मैडम ने क्या यूज किया है, अपनी पोजीशन का गलत यूज करके मुझसे साइन करवाया है, मेरी कंसेंट ली है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो ये डील करता है सेक्शन नंबर 16। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, जो सेक्शन 17 और सेक्शन 18 डील करता है। सो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर एक मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी। फ्रॉड भी क्या है, आपकी इंटेंशन ही डिसीव करने की है, ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। इंटेंशन क्या है आपकी, डिसीव करने की, मतलब आपको पता है कि आप जो सामने वाले को करने के लिए कह रहे हो, आपका दिमाग में है कि आपका फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन है। इसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप कोई इंटेंशन नहीं है आपका फ्रॉड करने का, दैट इज नो इंटेंशन। ठीक है, अब सपोज मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, मैं मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन ट्रू है लेकिन सच में वो इन्फॉर्मेशन क्या है, फॉल्स है, तो वहां क्या हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, मैंने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया। उसी केस के अंदर अगर मुझे पता होता कि ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये गलत है, एक्चुअली एग्जिस्ट करती ही नहीं है, और उसकी वजह से अगर आपसे मैं कोई बेनिफिट लेना चाहती हूँ तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसको अभी हम आगे लेक्चर्स में डीपली भी डिस्कस करेंगे, बट ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। इसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट आता है मिस्टेक का, जिसमें आता है सेक्शन 20, 21, 22। अब आपको लग रहा होगा मैम सेक्शन नंबर 19 कहाँ गया, तो जो हमारे पास सेक्शन 19 है वो हमें कोई फैक्टर नहीं बताता, वो हमको इनका इफेक्ट बताता है। इफेक्ट क्या बताता है, वॉइडेबल, मतलब अगर हमारी कंसेंट इन फैक्टर्स से अफेक्ट होगी तो उस केस के अंदर जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस अग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक है, तो वो हमारा सेक्शन 19 डील करता है। अब सेक्शन 20, 21, 22 जो कि हमारा मिस्टेक से डील करता है, यानी कि भूल से डील करता है। तो इसके अंदर हमारे पास अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, जिसमें एक पार्टी की मिस्टेक है तो क्या होगा, दोनों पार्टी की मिस्टेक है तो क्या होगा, मिस्टेक ऑफ लॉ है तो क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो क्या होगा। सो अभी हम इस पे डीप पे नहीं जा रहे, हम इसको आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये फैक्टर्स अच्छे से याद रखने हैं कि इन फैक्टर्स में अगर आपका कंसेंट फॉल करेगा तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा।
इसे अच्छे से याद कीजिएगा बिकॉज एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एलिमेंट, जो हमने बात करी सेक्शन नंबर 11 की। सेक्शन नंबर 11 में क्या आता है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन खुद ही बता रहा है कि कौन सी पार्टी कॉम्पिटेंट है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या क्या है, मेजर है। मेजर किस अकॉर्डिंग है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में, यानी कि क्या है 18+ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेकंड आता है हमारे पास साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब जो कि अंडरस्टैंड कर सकता है, अगर हम उसको कुछ बता रहे हैं तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है, प्लस उसका एक रैशनल आंसर दे सकता है, या उसके पास क्या बोलते हैं रैशनल जजमेंट है, ठीक है, वो उसको सोच समझ के एज अ रैशनल पर्सन उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, तो वो क्या हुआ साउंड माइंड। इसी के साथ नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब जैसे हमारे लॉ के अंदर एक्सप्रेस प्रोविजन दी है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है तो अब वो पर्सन जब डिस्क्वालिफाइड ही है बाय लॉ तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। सो किसी भी पार्टी की कॉम्पिटेंस के लिए हमको 3 फैक्टर्स चेक करने होते हैं। फर्स्ट इज योर मेजर, सेकंड साउंड माइंड, एंड थर्ड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसी के साथ हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। वो आता है सेक्शन नंबर 23 में। सेक्शन नंबर 23 में हमारे पास दोनों चीजें डील होती हैं, कंसिडरेशन जिसे 2D में डिफाइन किया गया है। अगर आपने पहला वाला लेक्चर देखा है तो वहां हर सेक्शन के क्लॉजेस सबसेक्शंस वगैरह मैंने अच्छे से बताए हैं। नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है जब प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मिलेगा तभी वो अग्रीमेंट मिलेगा, तो अग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए भी हमारे पास कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो हम कब बोलेंगे कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं, जब वो इन चीजों से अफेक्ट नहीं होंगे। लॉफुल अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ मान सपोज एनडीपीएस एक्ट, यानी कि नार्कोटिक ड्रग एक्ट है, ठीक है। अब आपका अग्रीमेंट ऐसा है जहां आप कुछ ड्रग्स ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो, तो वो क्या है ऑटोमेटिकली फॉरबिडन बाय लॉ है, वो आप कर ही नहीं सकते, तो वहां पर आपका जो कंसिडरेशन है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, फुल नहीं है। इस तरीके से ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता हो, या फ्रॉड्यूलेंट इन नेचर हो, या आपका इंटेंशन क्या है किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजर करने की, तो वो क्या है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। इसी के साथ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आपने बोला कि ठीक है मैम अग्रीमेंट अपन करते हैं, इस पर्सन को ऐसे ऐसे इस जगह पर हम इसका मर्डर कॉज करेंगे, तो वो क्या है वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, वो इलीगल है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके हम पता करेंगे कि ये कंसीडरेशन और ये ऑब्जेक्ट लॉफुल है या नहीं। इनको आगे वाले लेक्चर्स में हम ऑब्वियसली डीप में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। पर आप हर एक चार्ट को बाय हार्ट लर्न करेंगे क्योंकि इनका बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बहुत ही स्ट्रेट अप, ठीक है। नोट करके भी पूछ सकते हैं, पॉजिटिव में भी पूछ सकते हैं, सो प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट दिस। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। अब जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट था जिसमें था नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वॉइड, तो इन्होंने वो अग्रीमेंट्स बताए हैं जो कि बाय नेचर ही क्या होंगे वॉइड होंगे, जो हमारे सेक्शन 24 से सेक्शन 30 के अंदर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताता है वॉइड अग्रीमेंट्स। अब अग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो एनफोर्सेबिलिटी के लिए जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वही फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि इन सेक्शंस के अंदर इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पे जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, पर वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको जनरल रूल बता रही हूं मैं, ठीक है। सेक्शन 24 अभी हम पढ़कर आए हैं कि जब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। सेक्शन 25 अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। पहले हमने बात करी थी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, अब हम क्या बोल रहे हैं अग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही नहीं है, तो हमारी एसेंशियल कंडीशन तो क्या थी, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, देन इट विल बिकम अग्रीमेंट। कंसिडरेशन के एब्सेंस में अग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, तो वहां पर भी वॉइड हो गया। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं कर। नेक्स्ट, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सो अगर आप किसी को मैरिज करने से रोक रहे हैं तो वो क्या है, वो एक वॉइड अग्रीमेंट है। मैरिज करना, एक लॉफुल मैरिज करना हर किसी का राइट है, बट इसमें भी आपका एक्सेप्शन आता है माइनर का केस। इसके बाद आता है हमारे पास रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ट्रेड करना कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बोला है कि वो आर्टिकल 19 के अंदर हमारा लॉफुल राइट है, लेकिन आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जहां आप किसी को कोई ट्रेड करने से रोक रहे हैं, तो वो भी इन इटसेल्फ वॉइड होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 28 जो डील करता है रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, अगर सपोज किसी कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हुए, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस केस के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट ही
इस इंटेंशन से बनाया था कि हमारी लॉफुल ऑब्लिगेशंस अराइज होंगी। ठीक है, अगर आपने ब्रीच किया तो मैं आपके अगेंस्ट लीगल रेमेडी में जा सकती हूँ, तो आप मुझे लीगल रेमेडी लेने से रोक रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वॉइड इन इटसेल्फ। इसी के साथ सेक्शन 29 अनसर्टेनिटी। कोई कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी नहीं है, एम्बिगुइटी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एंड लास्ट सेक्शन 30 दैट इज वेजर। तो वेजर कौन से होते हैं? जहां किसी एक ऐसी अनसर्टेन इवेंट के बेसिस पे हमारा एग्रीमेंट बना है जिसके होने या ना होने से एक पार्टी को लॉस होगा, एक पार्टी को गेन होगा। सो हम इस चीज को भी आगे के अपने लेक्चर्स में डील करेंगे, जहां हम वेजरिंग अग्रीमेंट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो ये आप अग्रीमेंट ध्यान रखेंगे जहां इफेक्ट आएगा वॉइड का, लेकिन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। फाइन, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। सो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स है जो हमने एज पर जो डेफिनेशन हमको दे रखा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, उसके अकॉर्डिंगली डील किया। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा सेकंड टॉपिक था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो बेसिकली ये बहुत ही क्लीन टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आप चार्ट्स में ऐसे हो गए होंगे कि मैम ये किसका एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, इनके नीचे क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। सो अब ये सिंपल एक टॉपिक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो हमारी इंटेंशन क्या है? दोनों पार्टीज को बाइंड करना उस कॉन्ट्रैक्ट से। अगर किसी ने भी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करी तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए। सिंपल यही होता है। तो अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक अग्रीमेंट हुआ कोई, जिसके अंदर हमारा इंटेंशन नहीं है। सपोज मैं आपको इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ठीक है कल हम 2 बजे इस प्लेस पे लंच करते हैं। आपने बोला ठीक है मैम। अब आप तो 2 बजे वहां पहुंच गए, मैं वहां आई ही नहीं। तो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आप मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैडम 2 बजे आई नहीं, क्योंकि हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था ही नहीं, हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस तरीके के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो वो हम इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। सो when 2 or more parties enter into a contract, one of the essential element is parties should have an intention to create a legal relationship between themselves. An agreement will never reach at a stage of contract if there is no intention to create a legal relationship. The intention should be such that if any of the parties do not perform their obligation, then the other party can initiate legal proceeding against the defaulting party. Clear? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं दोनों इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के अंदर, जो हमें इस चीज को डिफाइन करके देते हैं। ठीक है, ICA डज नॉट हैव एनी एक्सप्रेस प्रोविजन टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बट सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स held that to create a binding effect over a contract, party must have concept है। ये बेसिकली किस केस लॉ से आया, अब हम उसे डील करते हैं। केस का नाम था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एक इंग्लिश का लीडिंग केस है इस टॉपिक के लिए। 1919 का केस है ये। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। वो कोर्ट में गए थे जहां पर वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम किया था, लेकिन जब कोर्ट के पास गए हस्बैंड ने मेंटेनेंस का अमाउंट देने से मना कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ? जब वो कोर्ट में गए तो उस टाइम पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये जो रिलेशनशिप है ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, और यहाँ दोनों पार्टीज का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो फेलियर के केस के अंदर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करे एक दूसरे पर लीगल एनफोर्सेबिलिटी की। सो बेसिकली ये एक केस था, लेकिन अब देखिए तो हर एक सर्कमस्टांसेस के अंदर जब भी हम कोई सर्कमस्टेंस डील करेंगे तो हमें बात देखना पड़ेगा कि पार्टीज का क्या इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का या नहीं। सो उस बेसिस पे हमारा डिसीजन रहता है। ठीक है, सो दिस केस डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड इट्स यूसेज। इसमें जस्टिस कौन थे? जस्टिन एटकिन held that when a husband and wife enter into an agreement, it is purely and completely domestic in nature and they never intend to create a legal relationship. Moreover, a court will never take into account the domestic agreements between spouses made in the daily course of life. ठीक है, अब जब तक आपका इंटेंशन नहीं शो होगा अग्रीमेंट से, तब तक कोर्ट नहीं मानेगा कि वो आपका एनफोर्सेबिलिटी के लिए आपने अग्रीमेंट बनाया था। It was held that agreements that are made between a husband and his wife
Specifically, personal family relationship to provide maintenance cost and other related capitals are generally not categorized as contracts because in general, the parties to the agreement do not intend to create into an agreement that should be attending legal ends. Therefore, a contract cannot be enforced if the parties to the same do not intend to create legal relationships with each other. So ये again pre questions में MCQs के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है केस लॉ. So please remember this case law. So this is all for today. अब आप अच्छे से सेशंस को देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए. हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर आपको डेली के टॉपिक से रिलेटेड MCQs एंड मेंस के आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस विद आंसर्स अवेलेबल हैं. सो प्लीज डू विजिट द वेबसाइट, डू प्रैक्टिस डेली, लर्न द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली. ये कॉन्सेप्ट सब आपके आगे की क्लासेस के लिए हेल्प करने वाले हैं. आगे के लेक्चर्स के लिए ये आपका बेस था एंड आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड. सो थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.